गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। गुड मॉर्निंग नीरज। गुड मॉर्निंग सर। पिच रिपोर्ट देख लें पहले, क्योंकि पिच रिपोर्ट ज्यादा खराब दिख रही है। रूल्स बाद में देखेंगे, आज जरूरी है देखना। तो पिच रिपोर्ट आपके सामने देख लेते हैं। संकेत किस तरह के मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। आप देख सकते हैं कि काफी जबरदस्त गिरावट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल उम्मीद थी कि शायद सेशन बेहतर होगा, लेकिन बंद होते होते अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी कमजोरी। लेकिन यहाँ कमजोरी कुछ नहीं है। कमजोरी असली देखनी है तो आप देखिए जापान में 6% नीचे है जापान का बाजार, 800 पॉइंट। और उसके साथ ही अब देखिए हांगकांग के बाजार 700 पॉइंट नीचे है, और ऐसे में SGX निफ्टी सिर्फ 57 पॉइंट नीचे है। तो कुल मिलाकर आज शुरुआत करने के लिए बेहद खराब संकेत। और नीरज, ये जापान के बाजार को देख के मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बढ़िया है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है जापान की तरह। अगर 700 पॉइंट और 7% एक दिन में वहाँ ऊपर नीचे हो तो बड़ा भारी काम है ये तो। बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा सिर्फ 57 पॉइंट नीचे है। खुलने के बाद अभी देखिए कितना होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे आप? रणनीति किस तरह की? रणनीति बिल्कुल पूरी तरीके से सेल साइड में होगी, बिकवाली करके ही चलना चाहिए, उसी में समझदारी है। क्योंकि हालांकि बहुत गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बावजूद ऐसे ही संभलने की कोशिश नहीं लगता कि हो पाएगी बहुत ज़्यादा। हालांकि आज कई सारे डोमेस्टिक फ्रंट पे डेवलपमेंट है। वित्त मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे वो शायद फिच की थोड़ी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, और आपको कुछ बॉन्ड वॉन्ड की जानकारी भी दे सकते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल भी आना है, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन मार्केट अपना जो है ग्लोबल मार्केट के इशारों पे चलता है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि आप सेफर साइड में है कि आप सेल करके चलें। कोई रिस्पाइट आपको यहाँ मिलने वाली नहीं। तो ज़्यादातर बल्लेबाज होंगे, एक दो बल्लेबाज भी रखेंगे, जिससे कि पोजीशन कहीं ना कहीं हेज भी कर सके। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बिल्कुल वैसी है, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा बल्लेबाज रखेंगे नहीं। क्योंकि साफ तौर पे देखिए संकेत तो कमजोरी के हैं। भले ही रुपया थोड़ा मजबूत हो जाए, रुपया तो कल भी मजबूत हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हायर लेवल पर 5800 के आसपास FIs की तरफ से सेलिंग का प्रेशर जबरदस्त है। और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन कल था जब भारी भरकम बिकवाली के आंकड़े आए, और अगर इस तरह की बिकवाली के आंकड़े आए तो बाजार में किसी की हिम्मत नहीं कि खरीदारी करे। ऐसे में बेहतर ये होगा कि या तो शॉर्ट पोजीशन बनाएं या फिर खरीदारी ना करें। तो उस लिहाज से जाहिर सी बात है, ऐसी पिच को देखते हुए जहाँ 2.5% की गिरावट चाइना में हो, 3% की गिरावट हांगकांग में हो, जाहिर सी बात है गेंदबाज उतारने होंगे। तो हम भी गेंदबाजों से भरी टीम उतार रहे हैं। उम्मीद यही कर सकते हैं कि बंद होते होते शायद स्थिति रिवर्स ना हो। लेकिन शुरुआत आप किसके साथ करेंगे? सीमेंट शेयरों के साथ शुरुआत करेंगे, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। अंबुजा सीमेंट और ACC 2 दिग्गज हैं सीमेंट सेक्टर की, और यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। और उसकी बाजार जो इतना कमज़ोर है, एक बड़ी वजह वो तो है ही है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि कल कॉम्पैक्ट का जो फैसला था 10% इनको अपने जुर्माने की रकम जमा करना, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इनके मामले की सुनवाई जुलाई में टाल दी और ये कहा कि आप पहले वो जमा करें, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। तो जो इसका एक जो इंटरप्रिटेशन निकल के ये आ रहा है कि आप केस पहले सुनवाई होगी, और ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है कि गलती तो हुई है, तो वो एक दबाव रहेगा। उसकी वजह से सेक्टर्स लगता है कि आज प्रेशर में रहेंगे, स्टॉक गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरा, मॉनसून की अगर आप डे बाय डे अपडेट देखें तो एवरेज से कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है। इससे एक अंदेशा ये बन रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से हॉल्ट होती हुई दिख रही है पूरे देश में। तो वहाँ पे भी सीमेंट का जो सीमेंट सेक्टर है, जो सीमेंट की कंपनियाँ हैं उसकी, उनके लिए थोड़ा सा ये सीज़न में होता भी ऐसे, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रीमेच्योरली हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक दिक्कत आएगी। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अंबुजा सीमेंट 168 का टारगेट लेते हुए शॉर्ट करके चलना चाहिए, और ACC में 1190 या उससे नीचे के स्तर भी आप देख सकते हैं इंट्राडे में शॉर्ट करके चलना चाहिए। दोनों खिलाड़ी बिक वाली के होंगे। अनिल जी, शुरुआत खास करेंगे। 2 ब्लू चिप्स को आज बेचेंगे हम, और सबसे पहले होगी सन फार्मा हमारे ओपनर बॉलर के तौर पर। और जाहिर सी बात है कि कल जिस तरह के फाइजर के साथ में जो इनके डिस्प्यूट को सेटल करने की बात आई है, वो बेहद नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। $150 मिलियन का अंदाजा था कि उतनी शायद ये पेनल्टी देकर छूट जाएंगे, लेकिन $550 मिलियन की पेनल्टी के यहाँ पर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दिक्कत की बात है कि पहली बात तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि मेडा और स्टाडा, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनको एक्विजिशन करने की सन फार्मा योजना बना रही थी, और जिसके दम पर स्टॉक काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। काफ़ी अंदाजा लगाए जा रहे थे कि बड़े एक्विजिशन हो सकते। तो ये कैश आउटफ्लो होने के बाद सन फार्मा के पास कैश काफ़ी कम रह जाएगा बैलेंस शीट में। ऐसे में लीवरेजिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा, और अगर करेंगे तो फिर और बैलेंस शीट पर दबाव आता हुआ दिखेगा। तो ये जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कल देर शाम, जिसमें सन फार्मा ने $550 मिलियन, यानी कि यूँ समझ लीजिए कितना, लगभग 3000 करोड़ रुपए पे करने का एक ही डिस्प्यूट के लिए इरादा किया है। ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि
ये स्टॉक निफ्टी में अब तक सबसे बड़ा परफॉर्मर रहा है। जाहिर सी बात है कि फंड मैनेजर्स को सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। जब नेगेटिव खबरें और बाजार कमज़ोर हो रहा हो, मुनाफा वसूल करना हो, तो एक के बाद एक जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स का नंबर लग रहा है, आज सन फार्मा में कमजोरी हो सकती है। 940 के टारगेट के साथ यहाँ पर बिकवाली का एक मौका हमें दिखता है। 990 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना चाहिए। अपोलो टायर ये होगा दूसरा प्लेयर जहाँ पर बिकवाली करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। हालांकि खबरें ऑन द फेस ऑफ इट आपको पॉजिटिव दिखेगी कि 14,500 करोड़ में एक अमेरिकी टायर कंपनी को ये खरीदने जाने कूपर्स, और लेकिन दिक्कत ये कि पूरी की पूरी कैश डील है, और उस लिहाज से अपोलो टायर्स के लिए भी ये थोड़ा सा दबाव वाली बात होगी। और एक्विजिशन होते ही आपको जनरली मार्केट ऐसे बड़े एक्विजिशंस को नेगेटिव तौर पर देखता है, उस लिहाज से हमें लगता है कि अपोलो टायर में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका बन सकता है, बिकवाली का मौका बन सकता है। 87 रुपये ये होगा नीचे की तरफ का टारगेट, जिसके लिए अपोलो टायर को आप शॉर्ट कर सकते हैं, और 93 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए। और वक्त है डिपेंडेबल का। भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर स्टेट बैंक को चुना है खरीदारी के लिए सिलेक्टर्स ने, लेकिन बाजार की जो स्थिति उसको देखते हुए एक कॉशन जरूर रखना चाहिए जो उनका राइडर सेलेक्टर्स की तरफ से हाल फिलहाल में इसने 1995 का एक टारगेट कह सकते हैं वो दिखा था, इंट्राडे में बंद हुआ, लेकिन फिर से वो ऊपर आ गया है। सेलेक्टर्स का मानना है कि वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है और उसी के आसपास से अभी भी इसका मौजूदा भाव है। अगर गैप डाउन में ये उसको तोड़ देता है ठीक ठाक तरीके से और 1-2 घंटे 3 घंटे तक ये अगर 1990-1980 के आसपास रहता है तो इस स्टॉक में आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से ये फिर और ज़्यादा गिरावट देखेगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन के बाद सस्टेन कर जाता है और 2000 के आसपास फिर से आ जाता है तो आप इसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो भरोसेमंद खिलाड़ी इस शर्त पे है कि अगर ये 2000 के ऊपर सफल रहता है, 1 घंटे आधे घंटे में फिर से आ जाता है, तो इसमें पोजीशन बनाए तो आपको अच्छे गेंस इसमें मिलेंगे 2050 से उसके ऊपर के। लेकिन अगर वहाँ से नीचे आता तो आप इसमें ट्रेड ना करें, ये सेलेक्टर्स की सलाह होगी। तो स्टेट बैंक फिलहाल खरीदारी की सलाह होगी। अनिल जी, हम यहाँ पर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर उतारेंगे एक और गेंदबाज को, और वो होगा IFCI। लगातार बुरी खबरों से जूझता हुआ स्टॉक कल भी हमने टीम में शामिल किया था। आपको याद होगा कल इंट्राडे के दौरान अच्छे खासे रिटर्न दिए थे। क्लोजिंग में हालांकि थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि लगातार एक के बाद एक बुरी खबरें आती हुई दिख रही है, और अब जो कुछ भी वित्तीय अनियमितताएं हुई उसकी भी जाँच होने की बात कही जा रही है। हाई बीटा स्टॉक है, बाजार का मूड खराब है, उसके ऊपर बुरी खबरों का जोर, और टेक्निकली काफ़ी कमजोर, ये सारे रीजन है जिसकी वजह से हम इसे आज मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका देखकर चल रहे हैं। बेचकर चलें 22 रुपए के टारगेट के लिए IFCI में, और नीचे की तरफ यहाँ पर 22 के टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको 23.50 का लगाकर चलना चाहिए। तो ये थे शुरुआती 3 खिलाड़ी मेरी और नीरज की टीम के। लेंगे एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। अब तक हम लोगों ने अनिल जी और मैंने 3 खिलाड़ी जो उतारे हैं उसमें 2 सेल साइड के पहले खिलाड़ी हैं अंबुजा और ACC, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बारी है और यहाँ पे भी बिकवाली का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मारुति पहला शेयर होगा और यहाँ पे सेलेक्टर्स कह रहे हैं बिकवाली करके चलिए, और येन में जिस तरीके दिख रहा है और जिस तरीके से एशियाई बाजारों में ज़बरदस्त गिरावट है, सेलेक्टर्स को लगता है कि मारुति को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे भी अगर देखें तो कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा इस समय सेल्स फ्रंट पे ख़राब है। कल इन्होंने एक अनोखी स्कीम निकाली, एक्सचेंज ऑफर महीने भर चलता रहेगा। ये सब जो सेल्स के लिए गिमिक किए जा रहे हैं वो साफ संकेत है कि फंडामेंटली कंपनी वीक हो रही है सेल्स फ्रंट पे। तो सेक्टर्स को लगता है कि 1455 या उससे के नीचे स्तर इसमें बिकवाली कह सकते हो। और अगर बाजार का ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, लगातार बाजार में जिस तरीके से गिरावट दिख रही है, ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है जो सेलेक्टर्स मान के चल रहे हैं, तो स्टॉक 1200 में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और मारुति से स्टॉक से 250 रुपये निकलना बहुत छोटी बात होगी। 1455 के टारगेट के साथ शॉर्ट करके चलिए। DLF अगला स्टॉक होगा। इन्हें भी कल एक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। इन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट के खिलाफ एक याचिका दायर की थी कि इनके एक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है, उस पर चाहते थे कि उस फैसले को खारिज कर स्टे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे भी एक सेटबैक इनके लिए है। 180 का लक्ष्य, बाजार कमज़ोर है, हाई बीटा स्टॉक है, तो बिकवाली इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। 193 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगा के ज़रूर चलें। हिंडाल्को कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना कि अभी भी दिक्कतें बरकरार है,
नॉट आउट ऑफ वुड्स, ये जैसे टर्म्स अगर कंपनी खुद यूज़ करी तो आप समझ सकते हो। और कल हमने इसको शॉर्ट किया था और इंट्राडे में 2.5% ये गिर के बंद हुआ है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि 2% ऑफ रेवेन्यू इनके ऊपर लगा दिया जाएगा ड्यूटी, उसकी वजह ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पे कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो चौतरफा नेगेटिव खबरें हैं हिंडाल्को के लिए भी, और ग्लोबल मार्केट तो वैसे ही मेटल के लिए बहुत खराब है। 88 का लक्ष्य लेकर के हिंडाल्को में भी शॉर्ट करके चलिए। अनिल जी, हाई बीटा कमजोर क्वालिटी के स्टॉक्स को बेचने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। मिडिल ऑर्डर में ऑप्टो सर्किट्स होगा पहला गेंदबाज, जहां पर हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि बिकवाली का मौका है। बाजार के खराब मूड के साथ ये स्टॉक और कमजोर हो सकता है। परसों 13% का उछाल, कल 6% की गिरावट। अल्टीमेटली इस स्टॉक को नीचे ही जाना है, तो जब भी उछाल मिले वहां पर बिकवाली करे। लेकिन चूंकि काफी उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है, ऐसे में एक स्टॉप लॉस आपको 24 रुपए पर लगाकर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 22 रुपए के आसपास के टारगेट नीचे की तरफ रखकर चले। रिलायंस कम्युनिकेशन हम 2 दिनों से हमारी टीम में गेंदबाज के तौर पर शामिल होकर आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। आज फिर से गेंदबाजी कराएंगे इससे, और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं वैसे भी आप देखें तो कैश और फ्यूचर में जो आर्बिट्राज है वो 3 रुपए के आसपास का चल रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से कि इसका फ्यूचर 3 रुपए ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अल्टीमेटली ये गैप भी कम होगा, और ऐसे में हमें लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन में अब भी थोड़ी नीचे की रिस्क बाकी है। अच्छी बात यह है कि कल इस स्टॉक ने लोअर लेवल से एक उछाल दे दिया, तो ऐसे में उछाल में बिकवाली की जा सकती है। इस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स काफ़ी खत्म हो चुके हैं, और अब जब तक कोई नया बड़ा ट्रिगर ना आए तब तक इस स्टॉक में जो टॉप बनना था वो बन चुका है। नीचे की तरफ रिस्क कितनी बनती है वो देखना होगा। इवेंचुअली टेक्निकली हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि 92-93 रुपए के आसपास के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन चूंकि हाई बीटा स्टॉक है 102 रुपए के टारगेट के लिए आज शॉर्ट करें, 108 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। सन टीवी अगला प्लेयर जहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सिलेक्टर्स की, और काफ़ी दिनों बाद कल इसने एक ब्रेकडाउन के अच्छे संकेत दिए। कल 3-4% के आसपास की जो कमजोरी और 400 रुपए के आसपास जिस तरह से क्लोजिंग इस स्टॉक ने दी है, नीचे की रिस्क काफ़ी खुलती हुई नजर आ रही है। पूरी तरह से टेक्निकल कॉल है, और ऐसे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 405 पर लगाकर शॉर्ट करें। 385 के टारगेट के लिए सन टीवी में भी एक बिकवाली का मौका बन सकता है। और अब वक्त है फ्री हिट का। अडानी पोर्ट फ्री हिट प्लेयर होगा, लेकिन बिकवाली के लिए शॉर्ट करके चलिए। कल इसके खिलाफ भी एक कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का, कि इन्होंने नदी का रास्ता रोका अपने पोर्ट बनाने के लिए। वहाँ पे एक पीआईएल दायर हुई थी, उसके फैसले के तहत इनका काम रोका गया। सेलेक्टर्स को लगता है कि कल जो है काफ़ी बुरा दिन था कंपनियों के लिए कोर्ट के फैसलों के लिहाज से, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट बनती है, और बाजार भी कमज़ोर है, तो यहाँ पे भी क्वाली करके चलिए। 135 का टारगेट इंट्राडे में आपको अडानी पोर्ट में मिल सकता है, उसके लिए अप्रोच करें, और 147 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलें। अनिल जी, पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ये होगा फ्री हिट, लेकिन बल्लेबाज हमारी टीम का पहला बल्लेबाज यहाँ पर खरीदारी करने की राय, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर हमारे सिलेक्टर्स बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। कुछ पॉजिटिव खबरें लगातार आती दिख रही। पहली बात तो ये कि कल हरियाणा की तरफ से डिस्कॉम्स की रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान होता हुआ नजर आया, ऐसी हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के डिस्कॉम्स के लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो सारे बैंक जिन्होंने इन्हें कर्जा दिया और इससे जुड़ी हुई पावर कंपनी और पावर फाइनेंस कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है। पीटीसी के लिए भी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पैसा नहीं मिल पा रहा था। 730 करोड़ का पैसा जो इन्हें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आना था वो कमिट हो चुका है। पंजाब में भी इनकी काफ़ी ड्यूज हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब में इनकी एक सब्सिडरी को मंजूरी मिली है जो कि सरप्लस पावर बेचेगी, और उस पावर से जो की सेल से जो पैसा आएगा वो सब्सिडरी से पीटीसी में ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव है जिससे फ्लोज आते हुए दिखेंगे, और इस मॉडल को हो सकता है दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करते हुए दिखें। हमारे सिलेक्टर्स ये भी मानते हैं कि शायद एक जर्मन की दिग्गज कंपनी थाइसन ग्रुप, उसके साथ में पीटीसी किसी तरह का करार कर सकती है जिससे कि पावर की थेफ्ट को पकड़ा जा सके। और पिछले साल इस मॉडल पर उन्होंने कुछ सेलेक्टिव जगह पर ये इस तरह के इक्विपमेंट्स लगाए थे और लगभग 3 करोड़ की सेविंग वहाँ से होती हुई दिखी थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अगर ऐसा कोई करार होता है जिसकी उम्मीद की जा रही है और जिसकी वजह से हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इस स्टॉक में तेजी बन सकती है, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होगा। क्योंकि अब फ्लोज वापस आते हुए दिख रहे हैं और डिस्कॉम्स की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है पीटीसी के लिए, वो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी कम होती हुई नजर आएगी, और वो एक बड़े फायदे की बात होगी। तो हम कुछ बड़े पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद इस सेक्टर से रिलेटेड होते हुए देख रहे हैं, इस कंपनी से रिलेटेड होते हुए देख रहे हैं। इसलिए बाजार की इस कमजोरी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की राय है पीटीसी इंडिया में। वायदा कारोबार का स्टॉक है, आप एक लीवरेज पोजीशन भी बना सकते हैं, और 52 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आप एक तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 58 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए पीटीसी इंडिया में खरीदारी का एक मौका बन सकता है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होंगे आखिरी पिंच हिटर सेगमेंट में 3 प्लेयर्स और। बने रहिए हमारे साथ।
पिंच हिटर सेगमेंट में बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारी टीम में लगातार देखिए शॉट्स के खिलाड़ी ज़्यादा है। अंबुजा, एससीसी, मारुति, डीएलएफ, हिंडाल्को सभी तक इसमें बिकवाली अभी तक केवल एक बल्लेबाज है एसबीआई, उसमें भी राइडर है कि अगर गैप डाउन होता तो आप थोड़ा सा इसमें देखें। वहीं अनिल जी की टीम में भी सेम पैटर्न है, 9 आप अब तक 6 खिलाड़ी इसमें आपको 7 खिलाड़ी आपको दिखेंगे बिकवाली वाले हैं। सन टीवी, रिलायंस और सन फार्मा जैसे दिग्गजों में आपको यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। अपोलो डील कैश में हो रही है, इस माहौल में वो भी एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी। केवल पीटीसी यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड है। पिंच हिटर में आगे बढ़ते हैं, हमारी टीम में सबसे पहले उतारेंगे आपको श्री रेणुका शुगर। यहाँ पे एक खरीदारी का रुझान है, यहाँ पे बाई करने की माफ़ कीजिएगा, श्री रेणुका नहीं, आईजीएल है ये, आईजीएल जिसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। 291 का टारगेट इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में आप लेके चल सकते हो। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो यूपी में अपनी गैस एक सब्सिडरी कह सकते हो उसमें से पूरा हिस्सा ही लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। वहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। जिंदल स्टील एंड पावर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। जिंदल स्टील एंड पावर में आपको यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 222 का लक्ष्य है। कल इसमें एक बाउंस आता हुआ दिखा था, लेकिन जिस तरीके से मामला उलझता जा रहा है, पूर्व कोयला सचिव को भी इस मामले में नामजद किया गया है, तो वो भी एक काफ़ी नेगेटिव बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही है। और अंत में आपके लिए होगा अडानी एंटरप्राइजेस, वहाँ पे भी शॉर्ट करके चलिए। काफ़ी ज़्यादा कल शॉर्ट की पोजीशंस बनती हुई दिखी हुई हैं। ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ा है और सेक्टर्स को लगता है कि तेज़ गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो 178 का लक्ष्य इसमें होगा और 185 के आसपास लॉन्ग साइड में आपको स्टॉप लॉस भी लगा के रखना चाहिए, बिकवाली करके चलना चाहिए। अनिल जी, 3 और गेंदबाज, रिलायंस इंफ्रा, नहीं माफ़ कीजिए, 2 गेंदबाज और 1 बल्लेबाज उतारेंगे। रिलायंस इंफ्रा ये होगा एक और गेंदबाज। कल हमारी टीम में अच्छे प्रदर्शन में इसने भी मदद की। निफ्टी का स्टॉक होने के बावजूद हमने कल इसे शॉर्ट करने की राय दी थी और निफ्टी में सबसे ज़्यादा यही गिरा था, 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक हाई बीटा है। आर कॉम के बाद आर इंफ्रा ये दूसरा स्टॉक है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय हमारे सेलेक्टर्स की आज भी है। 350 के आसपास का लगाए स्टॉप लॉस, शॉर्ट करें 335 के टारगेट के लिए। अदानी पावर एक और स्टॉक है, हाई बीटा स्टॉक, और ये भी थोड़ा रिस्की स्टॉक है, लेकिन गिरावट होती तो इन शेयरों में ज़्यादा होती है, लेकिन सावधान भी रहना जरूरी है। 52 रुपये स्टॉप लॉस का लेवल है जिस पर आप नज़र रखें, शॉर्ट करें 47 रुपये के टारगेट के लिए अदानी पावर को भी। और आखिरी प्लेयर के तौर पर एक और बल्लेबाज को उतारेंगे और वो होगा जेट एयरवेज। हमारी टीम में कल भी शामिल होकर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा बाजार के कमज़ोर मूड के साथ, और हमें लगता है आज और कल 2 दिन इस स्टॉक के लिए थोड़े पॉजिटिव वाले हो सकते हैं। पहली बात तो है कि स्टॉक धीरे धीरे अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और कल जेट इतिहाद की डील पर कैबिनेट को फैसला लेना, FIPB को जो इनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पर कल फैसला होना है। और कल जिस तरह के बयान आए हैं यहाँ पर एविएशन मिनिस्टर की तरफ से कि उन्हें नहीं लगता कि कोई वजह होगी कि जिस वजह से इस डील को मंजूरी ना मिले। दूसरी बात है कि जब एयर एशिया का इन्वेस्टमेंट मंजूर हो चुका है टाटा के साथ में, तो जेट और इतिहाद की डील भी मंजूर होनी चाहिए और उसकी मंजूरी कल मिल जाएगी। 550 के ऊपर का ऑफर प्राइस है और 400 रुपये के आसपास का स्टॉक है। पता नहीं किस वजह से स्टॉक में इतनी तेज़ गिरावट आई, लेकिन अगर सिर्फ गिरावट की वजह यही है कि डील को मंजूरी मिलेगी या नहीं, तो हमें लगता है कि मंजूरी मिलनी चाहिए। उस लिहाज से एक खरीदारी का मौका बनता है, लेकिन चूंकि किसी भी तरफ की नेगेटिव खबर आ भी सकती है, ऐसे में 400 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा जो आप ध्यान में रखें। पहला टारगेट 430 रुपये का, बेहतर होगा कल तक के लिए पोजीशन को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाए रखें। तो पूरी टीम नीरज 2 बल्लेबाज हैं, एक तो फ्रेट पीटीसी और पिंच हिटर जेट एयरवेज, बाकी 8 गेंदबाज। पसंद क्या है आपको? सन फार्मा ओपनर के साथ जाएंगे और जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, सेलेक्टर्स को लगता है कि काफ़ी इसमें ज़्यादा गिरावट आ सकती है और वैसे भी स्टॉक काफ़ी रनअप हुआ, तो यहाँ पे एक बिकवाली निश्चित तौर पर दिखेगी। और 940 का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल लगता है कि आज इंट्राडे में जिस तरीके से गिरावट का माहौल बन रहा है अचीव होता हुआ दिखेगा। अनिल जी, मेरी टीम में भी लगभग वैसी स्थिति है। फ्री अदानी पोर्ट एकदम परफेक्ट शॉट है आज के सेशन के लिए, और कल अदानी एंटरप्राइजेज ने ऑलरेडी संकेत दे दी कि बाकी ग्रुप के शेयरों का हाल भी बुरा होना तय है। कल ये स्टॉक बच गए थे और थोड़े ठीक ठाक से बंद हुए। हमें लगता है आज यहाँ पर बिकवाली का बेहतरीन मौका है, चाहे वो फिर अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो, ये सारे के सारे स्टॉक अच्छी खासी गिरावट के साथ आज बंद हो सकते हैं। तो ऐसे में इसे बेचकर चलना चाहिए और कैप्टन चॉइस के तौर पर हम अदानी पोर्ट में बिकवाली का आपका समर्थन करते हैं। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद होगा एक और मैच जो खेलेंगे संदीप और हेमंत, छोटे से ब्रेक के बाद।